हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग SN1 रिएक्शन पढ़ चुके थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शंस में। SN2 रिएक्शंस हेलो एल्केन्स में। तो हेलो एल्केन्स में हम लोग कल इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे SN1 रिएक्शंस का मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म में हम लोग देखे थे कि SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होता है, एक फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप प्रोसेस होता है और सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप प्रोसेस होता है। एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में पहले कार्ब केटायन का फॉर्मेशन होता है और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। तो चूंकि कार्ब केटायन पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल दैट मीन्स कि जिस पे निगेटिव चार्ज होता है, तो ये जब भी पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा फास्ट होता है और उससे हम लोग रेडिटरमाइन नहीं करते थे। तो सिर्फ रेडिटरमाइन करने के लिए हम लोग के पास स्लो स्टेप था। तो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट मोलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है, यानी कि एक ही मोलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन हो रहा था। तो ये बहुत सारा चीज हम लोग देखे थे। उसका ऑर्डर देख रहे थे कि ये SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है वो कार्ब केटायन के स्टेबिलिटी के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है। जिसका स्टेबिलिटी जितना ज्यादा हो उतना SN1 का ऑर्डर उसमें उतना ज्यादा होगा। या उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन जितना ज्यादा डिग्री वाला हो, डैट मीन्स कि अगर 3 डिग्री वाला हो तो उसमें सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन होगा। अगर 2 डिग्री हेलो एल्केन है तो उसका SN1 रिएक्टिविटी 3 डिग्री से कम होगा। फिर 1 डिग्री का और कम हो जाएगा, मिथाइल का सबसे कम हो जाएगा, मिथाइल हैलाइड का। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट अब आएंगे यहाँ पे SN2 रिएक्शंस में। तो SN2 रिएक्शंस ऑलरेडी इसका नाम से पता चल रहा है। यहाँ पे SN2 रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं ये सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर बाइमोलिक्यूलर। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर है, इसका मतलब है कि जस्ट हम लोग SN1 के जैसा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे 1 था, SN1, और यहाँ पे SN2 है। इसका मतलब है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शंस दो मोलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स कि द रेट वी कैन राइट एज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स on the concentration of concentration of two molecule two molecule that is substrate and reagent that means कि nucleophile and nucleophiles, ये दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट द रेट ऑफ reaction is directly proportional to concentration of substrate into concentration of nucleophile। देयरफॉर अगर हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाएंगे के, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मोलिक्यूल। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस है ये बाई मोलिकुलर रिएक्शंस है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन दो मोलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये बाई मोलिकुलर रिएक्शंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज बाई मोलिकुलर रिएक्शन। बाई मोलिकुलर रिएक्शंस, और इसी को हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। एंड इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। SN1 को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसमें न्यूक्लियोफाइल कभी इसमें बॉन्ड पूरी तरह से पहले टूटता नहीं है। पहले क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक्स
nucleophile attacks from the opposite side from the opposite side of the living group लिविंग ग्रुप। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जो भी लिव करने वाला ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। यानी कि पहले SN1 में तो पहले टूट रहा था और फिर कार्बोकेटायन बन रहा था, तब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप एक साइड से निकलते जाएगा और दूसरे साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करते जाएगा। तो पहले दोनों लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसको हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, इसमें ये हेलोजन हो गया, ये CH3, C2H5, ऐसे हम लोग ले लिए। अब इस पे अ, इसमें जो भी एक ये वाला लिविंग ग्रुप हो गया, अब इसमें जो भी अटैक करेगा OH माइनस ये अटैक करेगा इधर, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन और क्लोरीन के बीच हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि Cl पे पार्शियल माइनस और इस कार्बन पे प्लस पार्शियल प्लस चार्ज होगा। तो इस तरह से OH माइनस पहले बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो अटैक करने के बाद ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और ये हो गया सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, अल्काइल हैलाइड। और तब ये पहले इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, ये C2H5, इस तरह से Cl, और ये सॉरी ये CH3 था, ये Cl, और इधर हो जाएगा OH। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ ये पूरी तरह से बॉन्ड टूटा नहीं है, ना ही ये पूरी तरह से बॉन्ड ऐड हुआ है। अभी ये दोनों बीच ट्रांजिशन स्टेट में है, यानी कि बीच वाला स्टेट है, एक तरफ से Cl बॉन्ड टूट रहा है और दूसरी तरफ से OH बॉन्ड बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये दो पार्शियली बॉन्ड है और ये तीन जो कंप्लीट बॉन्ड है। तो हम लोग इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि कार्बन यहाँ पे पेंटावैलेंसी शो कर रहा है, दैट मीन्स कि तीन कंप्लीट बॉन्ड ऑन एंड दो पार्शियल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है। तो ये पेंटावैलेंसी शो कर रहा है, लेकिन इस कार्बन का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ तीन ही बॉन्ड के कारण लेंगे, और ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये OH कंप्लीट तरीके से इससे जुड़ जाता है, C2H5, and then CH3H। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ये बैक साइड से अटैक किया, तो इसका पूरा मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, पहले मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से था, तो ये मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे SN2 रिएक्शंस में किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स हो जाता है, यानी कि इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इस ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे तो हम लोग को ये चीज दिखाई देगा यहाँ पे कि कार्बन, ये वाला कार्बन है और इस कार्बन से इस तरह से ये जुड़ा हुआ है C2H5, यहाँ पे इस तरह से ये हाइड्रोजन हो गया और ये हो गया CH3। तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है यहाँ पे, तो इस कार्बन का जो दो ऑर्बिटल है, एक साइड से यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है जिसपे पार्शियल माइनस है, इस पे हम लोग पार्शियल पार्शियल अभी ले सकते हैं यहाँ पे, और एक साइड से OH पार्शियल, और इस तरह से। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों अभी वैकेंट ऑर्बिटल है, डेट मीन्स कि ये धीरे धीरे Cl यहाँ से
अलग हो रहा है और ये OH यहाँ पे ऐड हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कार्बन पेंटावैलेंसी शो कर रहा है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन, पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन। दैट मीन्स कि इसके पास 3 कंप्लीट बॉन्ड एंड 2 पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड। ठीक है, तो ये 2 कंप्लीट बॉन्ड हो गया, 3 कंप्लीट बॉन्ड हो गया एंड 2 पार्शियल बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे SN2 रिएक्शंस में कन्फिग्रेशन, कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है कंप्लीटली। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन SN2 रिएक्शन, जैसे इन SN2 रिएक्शन, SN2 reaction, the configuration of carbon, the configuration of carbon is changed, carbon is changed। नेक्स्ट, तो कार्बन का कन्फिग्रेशन यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे दैट इज कंप्लीट इन्वर्सन, कंप्लीट इन्वर्सन, इन्वर्जन टेक प्लेस, कंप्लीट इन्वर्जन टेक प्लेस। तो इसी ये जस्ट हम लोग देखेंगे कि ये इस तरह से इन्वर्सन होता है कन्फिग्रेशन का, जैसे कि अब कोई अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है तो अपोजिट हो जाता है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जस्ट लाइक कंप्लीट इन्वर्सन टेक्स प्लेस लाइक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। इसका फिगर से भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हो गया इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया इस तरह से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कंप्लीटली क्या हो गया, इस तरह से ये जुड़ गया और ये लिविंग ग्रुप अलग हो गया। जस्ट ये लिविंग ग्रुप का काम कर रहा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज, इसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं ये SN2 रिएक्शन का जो इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन है, इस इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन को हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्सन, अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, तो ये अम्ब्रेला इन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे SN2 रिएक्शंस में, SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए SN2 रिएक्शंस में क्या हो रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो बैक साइड से अटैक करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा बड़ा बड़ा ग्रुप अगर जुड़ा हुआ रहेगा, तो फिर वहां पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर बैक साइड से अटैक करता है, तो बैक साइड से अटैक करने के लिए उसको काफी स्पेस चाहिए उस कार्बन तक पहुंचने के लिए। तो अगर कार्बन तक पहुंचने के लिए स्पेस अगर है, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक कर सकता है बैक साइड से। लेकिन अगर उस कार्बन से बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बल्कि ग्रुप जुड़ने के कारण क्या होगा, फिर जब बल्कि ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो फिर उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में काफी प्रॉब्लम होगा, और इस तरह से वो आसानी से यानी कि बहुत अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि जितना स्पीड होना चाहिए उसका अटैकिंग करेगा, वो स्पीड नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से उसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि SN2 रिएक्टिविटी डिपेंड करता है किस पे, कि उस कार्बन पे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे जितना कम बल्कि ग्रुप हो, जितना छोटा छोटा ग्रुप हो, उतना आसानी से
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसमें SN2 रिएक्शन उतना बेटर तरीके से होगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा बड़ा ग्रुप अगर ऐड होते जाएगा तो वहां पे SN2 रिएक्शंस का रिएक्टिविटी बहुत कम होते जाएगा। जैसे हम लोग एक यहाँ पे लिख सकते हैं इसको पॉइंट्स को, सिंस in SN2 reaction, in SN2 reaction nucleophile attacks from backside, therefore the carbon attached with leaving group, the carbon attached with leaving group should be less hindered या लेस क्राउडेड भी हम लोग लिख सकते हैं, लेस क्राउडेड। तो इस तरह से तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 10 SN2 रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा उतना SN2 रिएक्टिविटी कम होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे SN2 रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग on the carbon on that carbon which attached with leaving group, इस तरह से। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एग्जांपल अगर हम लोग देख लें कि इसमें ये कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पे ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है इस तरह से, ऐसे ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। और दूसरा अगर हम देखेंगे कि इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन से अगर हम लोग देखें सिर्फ हाइड्रोजन अगर जोड़ दें इस तरह से, तो हाइड्रोजन जो ऐड करेंगे तो ये दोनों में अगर हम लोग को कंपेयर करना हो तो दोनों में अगर कंपेयर करना हो कि किसमें SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा हो, किसमें OH माइनस बैक साइड से आसानी से अटैक कर सकता है, तो आप देख सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी बड़ा बड़ा ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। अगर OH माइनस या कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो इसको अटैक करने के लिए काफी यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर यही चीज OH माइनस को अगर इस पे अटैक करना हो, OH माइनस को इस पे अटैक करना हो तो इसमें बहुत आसानी से अटैक होगा, क्योंकि इसके बीच बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, स्पेस काफी ज्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें SN2 का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसमें होगा और इसमें सबसे कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि SN2 का रिएक्टिविटी का अगर रेट हम लोग को देखना है तो हम लोग पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितना ज्यादा क्राउडिंग वाला कार्बन है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी ऑफ हैलो अल्काइल हैलाइड इज, यहाँ पे ये हो गया हम लोग का टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड यानी कि 3 डिग्री, और इससे ज्यादा होगा CH3 C CH3 HCl 2 डिग्री यानी कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और फिर
यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से CH3CH2Cl, इससे ज़्यादा होगा फिर CH3Cl। एक्चुअली एक लाइन में नहीं आ पाया तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे ऐसे CH3 का होल 3 CX, फिर CH3 का होल 3 CHX, CH3 CH2X एंड CH3X। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर से इधर अगर जाएंगे ये कितना है 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो SN2 रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, SN2 रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग SN1 के साथ भी अगर हम लोग देखना चाहें इसी में, तो SN1 का रिएक्टिविटी क्या होगा, वहां पे हम लोग बात किए थे कि SN2 का ये जस्ट अपोजिट होगा रिएक्टिविटी, जिसमें SN1 में जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उसमें SN1 ज्यादा होगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप है तो SN2 सबसे कम होगा, तो ये अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ से ऐसे इधर की तरफ जाएंगे तो SN1 रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, SN1 रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, अभी यहाँ पे बात आता है कि जैसे हम लोग ये चीज पढ़े थे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, यानी कि फास्ट कर देता है। बट इसमें SN2 की बात करें तो फिर क्या होगा, तो SN2 रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का होना जरूरी है, यानी कि जितना ज्यादा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तब वहां पे SN2 रिएक्टिविटी मतलब SN2 रिएक्शंस होने का मैक्सिमम चांसेस होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स increases the SN2 रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ बात करेंगे कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिस तरह से हम लोग बात किए थे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग SN1 रिएक्शन में देखे थे कि जिसमें जो H+ आसानी से डोनेट करने वाला कोई भी सॉल्वेंट हो तो उसको हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जो पोलर नेचर का हो, जिसमें पार्शियली प्लस पार्शियली माइनस अपीयर होता हो, जिसमें डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ अपीयर होता हो, बट OH+ को रिलीज नहीं कर पाता हो, तो वैसे सॉल्वेंट को हम लोग कहेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे ये एसीटोन हो जाएगा, DMF हो जाएगा, DMF का मतलब हो जाएगा डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO मतलब डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। HMPT ये है हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिक ट्राइएमाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिक ट्राइएमाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिक ट्राइएमाइड। तो ये सब ETC हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे ETC। तो ये सब कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो जिसको हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग SN1 SN2 पढ़ लिए, अब हम लोग को कुछ रिएक्शंस पढ़ना है हेलो एल्केन्स का, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, उसका बहुत सारा एग्जांपल्स पढ़ना है कि ये NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, फिर अलग अलग ये पढ़ना है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें SN1 SN2 रिएक्टिविटी के आधार पे जो भी आपके NCERT में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो होमवर्क के तौर पे हम आपको दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है NCERT का एक्सरसाइज
होमवर्क आपको बनाना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये एग्जांपल है। एनसीईआरटी एग्जांपल 10.6, 10.7, 10.8 एंड इंटेक्स क्वेश्चन में बनाना है आपको। इंटेक्स क्वेश्चन में 10.7, 10.8 एंड एक्सरसाइज आपको करना है। एक्सरसाइज 10.8, 10.9 एंड 10.16। तो ये होमवर्क है जो जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। आप एक बार देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए एनसीईआरटी में हम लोग यहाँ पे ये रिएक्शन जो हम लोग का दिख रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाला चीज चार्ट को हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे पूरा, कैसे रिएक्शन हो रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जितना भी हम लोग मैकेनिज्म SN1 सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर, ये सब सारा चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये सारा चीज को हम लोग समझ चुके हैं, ये चीज पढ़ चुके हैं। ये आपको बना लेना है एनसीईआरटी का एग्जांपल 10.6, एग्जांपल 10.7 एंड स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से ये सारा चीज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो हम लोग अभी चार्ट देखे, इसको चार्ट को पढ़ने के बाद फिर हम लोग यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।